महत्वपूर्ण पदों पे होगा, और जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण होगा, अगर माँ अगर बड़े पदों पर है, महत्वपूर्ण पदों पे है, सोशल आइडेंटिटी है, तो लड़का माँ के नाम से जाना जाता है, न कि पिता के नाम से जाना जाता है। नहीं तो मातृ प्रधान सत्ताओं में भी मैं आपको उदाहरण में दे दूंगा कि वहाँ पे वहीं पे एक व्यक्ति राजा के पिता के नाम से जाने जाते हैं, और एक के पिताजी नहीं थे तो वो माता के नाम से लोग जाने गए। तो जिसका जितना ज़्यादा प्रभाव होता है, जो जितना प्रतिभा और का संपन्न और धनी व्यक्ति होता है, और जितनी ज़्यादा उसको मेहनत करके अपनी पद और अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, उसकी उतनी ज़्यादा आइडेंटिटी बनती है, और उससे ज़्यादा उसका पहचान होता है। तो ये हम लोग सोशल, ये कि हम लोग हो गया फैमिली में और सोशल आइडेंटिटी। अगला पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राजनीतिक पहचान। आश्चर्य की बात है, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में अभी भी वहां के राष्ट्रपति में एक भी महिला नहीं है। और हम बात करते हैं सर कि इसलिए जरूरी है जेंडर एजुकेशन, इसलिए क्योंकि हम 50% आबादी के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और अब तक इतने दिनों में हमारी एक भी उन महत्वपूर्ण पदों पे कोई नहीं है। दूसरा है हमारा भारत में, अगर हम लोग देखें तो भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची देखें तो मात्र एक महिला प्रधानमंत्री आएंगी। सोचिए 50% आधी आबादी के नाम से हम लोग जो जानते हैं, और हमारा प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना, प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना, तो प्रतिशत हमारा 2-4% है। कैसे हमारी पहचान बनेगी? और जब हमारे नियम को आप कैसे बना सकते हैं? अब तो नए सिरे में जेंडर बजटिंग की बात हो रही है कि आपने जो बजट दिया वो ठीक है, वो पूरे राष्ट्र के लिए है, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए आपने क्या प्रावधान किया, महिलाओं के लिए आपने कितना बजट दिया, जिससे कि उसका इंडिविजुअल कितना उत्थान होगा। तो अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सूची में देखें तो मात्र एक प्रतिभा देवी पाटिल, एक राष्ट्रपति। राज्यपाल की अगर झारखंड में राज्यपाल की सूची देखें तो सिर्फ एक द्रौपदी मुर्मू है। मुख्यमंत्री की सूची में देखें तो संभवतः झारखंड के मुख्यमंत्री में एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे ही हमारा जो मेयर का जो पद है, जो हमारा प्रशासनिक पद है, जो हमारे ग्राम पंचायत, ग्राम प्रतिनिधि, प्रधान, इसमें देखिए तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिकाएं कम है। हमने उनको अवसर नहीं दिया। पुरुष के अवसर कम लगे तो उन्होंने रिजर्वेशन से अवसर ले लिया, लेकिन महिलाओं के लिए वो रिजर्वेशन भी संविधान के प्रदत्त अधिकारों के अनुसार लागू नहीं हुआ, इसलिए उनकी आइडेंटिटी ही नहीं बन पाई। हमने 33% बात कर रहे हैं उनको देने के लिए, लेकिन जागरूकता का अभाव है। जहां महिलाएं जीत भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके पति उस बात को संभालते हैं, और वो प्रधान पति। जब हमारी आइडेंटिटी जब बन गई, हम प्रधान बन गए, तो हम अपनी रोल प्ले में, अपनी भूमिका में, जिससे हमारी आइडेंटिटी बनेगी। जेंडर के रूप में अस्मिता का निर्माण एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जेंडर अस्मिता का निर्माण एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जेंडर अस्मिता के निर्माण को लेकर जेंडर स्कीमा सिद्धांत का मानना है कि एक व्यक्ति सामाजिक रूप से स्त्री, पुरुष, उभय लिंग और अन्य होने की अस्मिता उसके सामाजिक अधिगम और संज्ञानात्मक विकास की संबद्धता का परिणाम है, जिसके अंतर्गत समाज में जेंडर रूप से प्रचलित मान्यताएं, पूर्वाग्रह व भूमिकाएं आदि शामिल होती हैं। वर्क महोदय ने 2005 में इसको परिभाषित किया। मनोवैज्ञानिक, मुझे इस बात की मुझे ठीक तरीके से याद है, जब भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, तो उन्होंने एक बात कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं निवेदन करूंगा अपने सभी जनमानस से कि वो अपनी मनोवैज्ञानिक टिप्पणियां न दें। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना,
जितने व्यक्ति के मुंड हो, मुंड मतलब मस्तिष्क, दिमाग, जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास दिमाग है और सबके पास उसके अपने संस्कार हैं, सबके पास उनके अपने अपनी उनकी सोच है, उनके संस्कार हैं, उनके अपनी रहन सहन, उनके पारिवारिक परंपराएं, उनके वो है। अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से अगर वो बात करेंगे तो उसी को यहाँ पे ये मनोवैज्ञानिक रूप से न ले जाइए। मनोवैज्ञानिक आप बहुत मनोवैज्ञानिक विचार मत कीजिए। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विचार से ऊपर की बात है। हम यहाँ पे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं। संविधान में प्रदत्त जो अधिकार जो दिए गए हैं मानव मात्र के लिए, एक राष्ट्र में जो भी सबके कल्याण की है, तो क्या एक व्यक्ति पर लागू होगा और एक व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक टिप्पणी की जाएगी? नहीं। तो हम कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक तो हो गया। सामाजिक में हमने तय कर रखा है कि घर के चूल्हे, चौकी, बर्तन, पोछे, कपड़े धोना ये सब महिलाएं करेंगी। मुझे तो बड़ी आश्चर्य लगता है। मैं तो कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं वेद शास्त्र धर्मों का, लेकिन जो भी हमने अपने गुरुओं से जो सीखा, जो भी हमने महापुरुषों के संग में रहकर मैंने जो सीखा, तो मैंने यही सीखा कि एक अच्छा व्यक्ति वही है जो अपना काम स्वयं करे। अरे कपड़े हम पहन रहे हैं तो हमारे कपड़े हमें अपने स्वयं धोने चाहिए। अगर हम अगर जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम ही उसके बारे में सोचें और उसकी सेवा करें, फिर उसको हम उपयोग में ले, तो जितना समय उस कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति को उतना मिलेगा। तो जब उतना समय उस व्यक्ति को मिलेगा तो उसमें वो अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। मैं बात को संभवतः उस तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं जिस प्रकार से मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं। बात समझिए, मनुष्य मात्र के लिए है। हर व्यक्ति अपने दिल के गिरेबान में झांक कर देखे। अगर सब व्यक्ति अपना काम पहले तो सीखे और अपना काम यदि वो स्वयं से करने लगे, तो जो आप जितना ज्यादा किसी का हेल्प, जितना ज्यादा किसी को परेशान, जितना ज्यादा आप किसी का समय का नुकसान कर रहे हैं अपनी सेवा के लिए, उतना समय उस व्यक्ति को मिलेगा। उस व्यक्ति अगर वो फ्री होगा तो देखिए, मस्तिष्क तब सोचता है जब वह फ्री माइंडेड होता है। कभी भी झंझावातों में विचार के बीज परिकल्पित नहीं होते, विचारों के बीज अंकुरित नहीं होते। विचारों के बीज और सृजनात्मक शक्ति तभी अंकुरित होती है जब हमारा मन और मस्तिष्क शांत होता है। बार बार किसी को परेशान, बार बार वो अगर इंगेज ही रहेगा तो उसके मन मस्तिष्क में वो मशीन हो जाएगा। और मशीन जैसा गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा आप उसमें भरेंगे वैसी उसकी मनोवृत्ति बन जाएगी, उसका आउटपुट आएगा और आप कहते रहिए। तो कहीं ना कहीं हमें बात समझनी पड़ेगी। हमें सामाजिक, हमें कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी के लिए हमें स्वयं जितना हमें उनको उतना अवसर देना पड़ेगा कि वो भी अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोच सके। चूल्हा, चौकी, कपड़े, बर्तन, हम भी उसमें अपना सहयोग दें। सुबह में उठ के हम जो खाना खाते हैं, अभी भी हम लोग उस परंपराओं से हैं कि खाना खाया तुरंत गार्जियन बोलते हैं अपना थाली धो दीजिए। खाना बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम थाली गिलास तो धो सकते हैं। तो खाली गिलास धो दिया तो अगर मान लो 10 व्यक्ति ने खाया, 10 व्यक्तियों की थाली खाली धोने में 1 घंटे उसको खर्च होगा, तो 1 घंटे किसी के समय बचा तो 1 घंटे में वो कितना पढ़ लेगी। देखिए IAS के जितने भी सिविल सर्विसेज के जो भी आप लोग प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ते होंगे, तो जितने भी महिलाएं जो टॉप की हैं या जितने भी महिलाएं सिविल सर्वेंट जो लोग बनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं देखिए वो लोग कहेंगे कि हम अपने परिवारों में समय तो नहीं मिलता था, हमने अपना समय निकाला। लेकिन उसमें पूरी एक लाइन हमेशा लिखी होती है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसमें आती है कि हमारे उस काम में हमारे हस्बैंड ने मुझे बहुत सहयोग दिया।
वो बच्चों को उन्होंने की जिम्मेदारी संभाली, परिवार में थोड़ा सा हमारे कामों में हाथ बटाया। ठीक है, पुरुष जब परिवार में काम में हाथ बटाता है तो कहीं ना कहीं लोग उस पर थोड़ा सा कमेंट करते हैं, लेकिन उस पर उसको कहीं ना कहीं उतना समय जब मिलता है तो वो अपने खुद के बारे में सोचते हैं कि हमारी, और किसी दूसरे की आइडेंटिटी पर, किसी दूसरे के अनुभव पे अगला व्यक्ति का अनुभव खड़ा नहीं हो सकता है, ना ही अगले व्यक्ति का संसार खड़ा हो सकता है। इसके लिए पीडी पाठक की आप लोग मनोविज्ञान की किताब अगर आप लोग पहला ही पेज खोलेंगे तो उस पर लिखा है, या सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सचमान। और यही आप लोग दर्शन, आप लोग 5वें पेपर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पहला पेपर मतलब नॉलेज एंड करिकुलम, वह 8वां पेपर, वहां पे आप लोगों को यही बात मिलेगी जो यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या करती है कि यथार्थवाद की जो अपनी ज्ञानेंद्रियों और जो अपनी कर्मेंद्रियों की जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, जो हमें व्यवहारिक रूप से जो सत्य दिखाई देगा, जो घटित घटना दिख रही है, हमारे लिए वही यथार्थ है, इसके हटके कोई यथार्थ नहीं है। प्रोफेसर रामतीर्थ इस परिभाषा को दे रहे हैं। जेंडर अस्मिता के निर्माण की प्रक्रिया को संयोजित और व्यापक रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक संरचनाओं के भीतर सामाजिकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए। बालक जब छोटा होता है तो जिस प्रकार के संस्कार हम लोग देते हैं, उस प्रकार के संस्कार उसके अंदर डेवलप होते हैं। अच्छा, जरा यहाँ पे जो ये जो परिभाषा जो कह रही है कि हम अपने बच्चों को जितना अवसर देते हैं, जितना उसको सोशल बनाते हैं, घर पे कोई आए बच्चों को मिलवाते हैं, क्या हम बच्चियों को मिलवाते हैं? जरा कल्पना कीजिए कि जब फर्स्ट टाइम लड़की जब अपने बाहर जाएगी, आपकी बहू के रूप में आएगी, और आपके घर में जब 10 लोग तो निश्चित रूप से आएंगे, 10-50 लोग आएंगे, तो क्या वो उतने व्यवहारिक स्तर पर क्या वो डील कर पाएगी? क्या उनसे उस तरीके से मिल पाएगी? पूरे व्यापक रूप में सोचिए, ऐसी परिस्थितियां सबको उत्पन्न नहीं हुई, और कहीं ना कहीं हमने उनको एक सामाजिक भूमिकाओं से अलग कर दिया। आज देखिए जितने भी परीक्षाओं के परिणाम आते हैं, कितनी बच्चियां आगे आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उनके सोशल आइडेंटिटी के लिए, हमने उनकी सोशल पहचान के लिए वो बाहर आई और लोगों से मिलकर और वो जानने लगी हैं कि क्योंकि इस पेपर में हमारा जो अगला है ना, मैं इसलिए जो लोग केवल जेंडर को दृष्टि में रख के सोचेंगे तो लगेगा कि थोड़ा सा विषयांतर जैसा है, लेकिन इसी पेपर में हमारा अगला है कि इसमें सेक्सुअल वायलेंस एंड एब्यूज एक टीचर के रूप में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यहाँ पे इन जगहों पे ये वायलेंस हो रहा है, हमारे साथ एब्यूज वायलेंस और हमारे साथ शोषण हो रहा है। कैसे हम इस बात की आइडेंटिटी करेंगे? तो इसको सिखाना पड़ेगा, हम इस बात को हमें जानना पड़ेगा। किस प्रकार की सामाजिक संरचना क्या है, समाज को हम किस प्रकार से अपने को जोड़ रहे हैं। हमारे पास कोई अनुभव ही नहीं है, हम फर्स्ट टाइम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमारे साथ तो निश्चित रूप से अगर सामने वाला गलत व्यक्ति मिल जाए तो वो मुझे यूज कर सकता है, हमारे साथ कुछ अव्यवहारिक घटना हो सकती है, क्योंकि हमारी परिपक्वता नहीं है वहां तक। क्यों परिपक्वता नहीं? क्योंकि हमारी सामाजिक भूमिका वहां तक हमने सीखा ही नहीं, हमने अपने को समाज से उस प्रकार से रिलेट ही नहीं किया, और जब तक हम समाज से उस प्रकार से रिलेट नहीं कर पाएंगे अपने को, तो हमारी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। और अगला है हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी। हमारी संस्कृति, मैं कहता हूं कि संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को वही समझ सकता है जो समुद्र की गहराइयों को माप सकता है, जो गगन की ऊंचाइयों को जो माप सकता है, वही भारतीय संस्कृति की गहराइयों को माप सकता है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा है, हमने बहुत से आक्रमणकारियों को झेला है, हमारे ऊपर बहुत से हमले हुए, बहुत से आक्रांताओं ने हमारे ऊपर शोषण किया है, जुल्म किया है। उन शोषण और जुल्म से बचने के लिए हमने एक प्रकार की एक ऐसी विधा को हम अपना लिए थे कि जिन विधाओं से हमारे बच्चे बच्चियां सुरक्षित रहें। तो उन
सुरक्षित करने के लिए हमने एक व्यवस्था को डेवलप किया, लेकिन वही व्यवस्था बाद में कुरीति बन गई। और उसी पे मैं इतना जोर दे रहा हूं कि जो उन तात्कालिक व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थाएं बनी थी उस समय वो सत्य थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जब परिस्थितियां बदल गई हैं तो ऐसे अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक और सामाजिक नियमों को अपनाकर किसका कैसे राष्ट्र उत्थान कर सकता है, कैसे समाज उत्थान कर सकता है, कैसे परिवार उत्थान कर सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी तो संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के हम लोग गुण गाने वाले हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया कि एक नहीं, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं नर पे भारी नारी। हमारे यहाँ तो परिवार में अभी भी अगर देखा जाए तो पूरे संस्कारित में देखा जाए तो अभी भी परिवार में नारी की ही चलती है। कहीं ना कहीं बिना उसके आज्ञा के कोई भी संस्कार हम नहीं कर सकते। कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ, कोई उनकी इजाजत के बिना कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई घर का निर्माण या कोई नई कुछ भी अपना उत्थान, जमीन ले लेना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शास्त्र में इस प्रकार की है कि बिना पत्नी के किसी प्रकार के आप शुभ कार्यों को, आप मांगलिक कार्यों को आप नहीं कर सकते। जब बताइए इतनी व्यापक परंपरा हमारे यहाँ थी, तो ये बाद में जो कुरीतियां आई तो अब शिक्षा ने उस पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला है। तो उन कुरीतियों को धीरे धीरे हमें छोड़ना होगा, और जिससे कि हम भी उनके साथ एक मानवोचित व्यवहार कर सकें। देखिए, हर क्षेत्र में अपवाद होते हैं, लेकिन एक अपवादों के लिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपवादों को देखिए, मैं थोड़ा भूल रहा हूं कि शास्त्र को शस्त्र न बनाइए, शास्त्र को शस्त्र न बनाइए, एकाध अपवादों को आप ढाल न बनाइए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, हमने तो हमारे यहाँ तो माता सीता और जरा राम का आदर्श देखिए, कोई तुलना है किसी भी संस्कृति में? क्या आज हम लोग जितने संस्कृति की बात करते हैं हमारे ऊपर है? नारी मात्र के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी बिगुल बजाई। द्रौपदी हमारे यहाँ कितनी सशक्त नारी है, ठान लिया कि अपनी इस बेइज्जती का कहीं ना मतलब ये गलत है हुआ, और ये नारी के सम्मान मात्र की बात है। तो कहीं ना कहीं यह नारी के सम्मान मात्र की बात है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है हमें ये सीख देती कि हमारी दृष्टि कितनी व्यापक थी। हमारी सोच सिर्फ मानव मात्र के लिए था। हम सिर्फ एक पक्ष के, पुरुष पक्ष के लिए नहीं, हमने तो पुरुष और महिला पक्ष के नहीं, हमने तो एक तीसरा जो पक्ष है ट्रांसजेंडर, हमने उनके लिए भी हमने सोचा। हम लोगों ने हर एक अपने उत्सवों में हमने तय किया कि इनकी भूमिका कहाँ पे होगी। आज भी जब बच्चे होते हैं तो हम सबसे पहले हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर ही आके वो अपने रोल को निभाते हैं, और वहाँ पे उनकी भी एक भूमिका है। हमने उनको भी स्वीकार किया है। कई अपने महत्वपूर्ण उत्सवों पे भी हम उनको बुलाते हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत व्यापक है, और सांस्कृतिक विरासत की व्यापकता को वही समझ सकता है जो जिसकी बुद्धि व्यापक हो। संकीर्ण बुद्धि उस व्यापकता को नहीं समझ सकता है। भारत विशेष के संदर्भ में यदि जेंडर आधारित रूप में निर्मित पहचान अस्मिता की प्रक्रिया को समझें तो पाएंगे कि भारतीय परिवारों में स्त्री पुरुष के रूप में बड़े बड़े अनुभव अधिकांशतः भिन्न होते हैं। प्रायः परिवारों में व्यवहार, भूमिकाओं व कार्यों को लेकर लड़का और लड़की होना एक एहसास और अनुभव दोनों भिन्न होते हैं। परिवारों से मिली लिंग भेदात्मक तत्वों को सामाजिकरण की अन्य एजेंसियों के प्रखर रूप में पोषित करती हैं। जेंडर आधारित अस्मिता का निर्माण प्रायः परिवारों में जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। इस शुरुआत में एक नवजन्मा शिशु सर्वप्रथम यह बोध कराया जाता है कि वह लड़की है या लड़का, और
उसके दैनिक क्रियाओं में कई स्तरों पर शामिल हो, इस बात का शामिल कराया जाता है। जैसे घर में किए जाने वाले कार्यों का विभाजन, जिम्मेदारियां व शिक्षा आदि। जन्म के उपरांत एक बच्चा किसी न किसी रूप में परिवार को प्राप्त करता है। भारतीय संदर्भ में परिवार की अवधारणा में एक प्रकार का व्यवस्थागत वर्चस्व कायम रहता है और वह है पितृसत्ता। कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय समाज की विशेषता है पितृसत्ता। इस परिभाषा को दुबे 1985 में इस बात को परिभाषित कर रहे हैं कि हमारा जो कहीं ना कहीं भारतीय परिवारों में और भारतीय समाज में पुरुष सत्तात्मक सत्ता का ज़्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर देखा जाता है और कहीं ना कहीं उससे वो प्रभावित होती है। तो हम लोग यहाँ पर सोशल और राजनैतिक और हम लोग बात करेंगे आर्थिक। व्यक्ति स्वावलंबी कब होता है? जब वो शिक्षित होता है, कुछ कार्य करता है, कार्य के एवज में उससे पैसे मिलते हैं। अगर वो पैसा उसके पास होता है तो उसका एम्पावरमेंट होता है। लेकिन स्त्री कमाती है, पैसा पुरुष ले लेता है। मजबूत कौन हुआ? पुरुष। आर्थिक, इसीलिए महिलाओं को कुछ अलग से अधिकार दिए जाएं। जैसे झारखंड सरकार ने, मैंने बताया था, अब मकान किसके नाम पे है? जरा समझिए, मकान किसके नाम पे है? महिला के नाम पे है। जब मकान महिला के नाम पर है तो उसको कोई बेदखल कर सकता है क्या घर से? नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पावर हो रहा है। आप इसको आइडियोलॉजिकल फॉर्म में जोड़ सोचते हैं ना, इसलिए यहाँ पे समस्याएं होती हैं। हम इसको बिल्कुल व्यवहारिक सोचें और संविधान की नजरों से जो सोचें। हमारे पास जमीन है तो मुझे कोई बेदखल नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से हमारी इज्जत होगी, हमें उतना स्थान दिया जाएगा। तो जब मुझे जब स्थान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हर भूमिका में हमारी राय होगी। जब हमारी राय होगी तो निश्चित रूप से कहाँ पे क्या गलत है और क्या सही है का निर्णय पर हमारे भी विचारों का सकारात्मक असर पड़ेगा और निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष में अंतर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर्थिक सशक्तिकरण। हम जब उनको अवसर देंगे तो जब वो बाहर निकलेंगी तो उनकी अलग आइडेंटिटी बनेगी और उससे उनकी परिवार, उसकी तो आइडेंटिटी बनेगी ही, उससे उसकी परिवार की आइडेंटिटी बनेगी और उस जब परिवार की आइडेंटिटी बनेगी तो उससे उसकी समाज में उस परिवार का अच्छा स्थान मिलेगा और जब पूरा समाज में जब उसका स्थान मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर एम्पावरमेंट होगा, उसके अंदर सशक्तिकरण होगा और उसकी एक अलग सी भूमिका होगी। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक सबसे बड़ी बात है कि दुनिया तो नहीं, अगर भारत पे हम बात करें, पूरा वैश्विक परिदृश्य नहीं ले रहे हैं, भारत में बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से और किसी न किसी पंथ के किसी मानने वाले व्यक्ति से जुड़ा ही होता है। चाहे वो ईश्वर हो और चाहे वो कोई धर्माचार्य हो, कहीं ना कहीं कोई जुड़ा ही होता है। क्या आप बता सकते हैं कि शंकराचार्य की लिस्ट में कोई महिला है? भूमिकाएं बाद में मिली, विगत 15-20 वर्षों का ये तो परिदृश्य ही 15 और 20 वर्ष का है। जेंडर की पढ़ाइयां ही तो आज लगभग 6 साल से पढ़ाई हो रही है और इसकी मांग ही हो रही है लगभग 20 वर्ष पहले से। विदेशों में तो बहुत पहले हुआ, फेमिनिज्म की जो अवधारणा आई बहुत पहले ही आ गई, लेकिन हमने तो 20 वर्ष से मांग ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे अभी भी धर्म, अब जो लोग आए हैं उसमें हम महिलाएं आई हैं, जब महिलाएं आई हैं तो उस प्रकार की महिलाओं ने उस प्रकार की भूमिकाएं बताई हैं, उन प्रकार की उनकी महिलाओं की समस्याओं को बताया है और उस प्रकार के उनके विचारों में किस प्रकार से एम्पावरमेंट हो, उनके विचारों में किस प्रकार से हर प्रकार का ज्ञान बढ़े, तो उस प्रकार की अब जाके विचारधाराएं आई हैं।
और कहीं ना कहीं अगर उसी भी विचारधारा का व्यक्ति जब उसको बातों को रखेगा तो निश्चित रूप से उस प्रकार की भूमिकाएं बढ़ेंगी। देखिए, सांस्कृतिक भूमिकाएं सिर्फ जो संस्कृति जो आइडियोलॉजिकल फॉर्म है वहां तक नहीं है। हमारी संस्कृति देखिए फिल्मों से प्रभावित होती हैं, फिल्में भी हमारी संस्कृति के ही हिस्सा हैं। तो फिल्मों में भी देखिए, तो फिल्में भी हम हमारी सोसाइटी को और हमारे वर्ग को, सभी वर्गों को, जिसमें स्त्री वर्ग भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पहले उस प्रकार की बातें नहीं थीं, लेकिन अब एम्पावरमेंट की बात वहाँ से भी संदेश आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन विषयों के प्रति और इन इश्यूज़ के प्रति सबकी जागरूकता आई है, और इन जागरूकता में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है लोगों के विचारों में, और निश्चित रूप से एक जानने और समझने का अच्छा अवसर मिल रहा है। तो लास्ट में अगर मैं इस बात को समराइज करूं तो जेंडर एक जैविक संरचना न होकर यह एक समाजशास्त्री संरचना है। समाजशास्त्री संरचना का अर्थ है कि समाज में महिला की क्या आइडेंटिटी है और उसको कितने अवसर उपलब्ध हैं उसके अपने को प्रस्तुत करने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए, अपने को सिद्ध करने के लिए कितने अवसर उपलब्ध हैं। तो ये हमारी सामाजिक भूमिकाएं हैं। हम उनकी भूमिकाओं को और ज़्यादा किस रूप से सकारात्मक रूप से रख सकते हैं, इस पेपर में इस प्रकार की बातें कही गई हैं, और जिसमें कि हमारी जो भी संविधान की जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसमें इनका वो सहयोग कर रही हैं, और शिक्षा इसमें एक अलख जगा रही है, और उनके प्रति सिर्फ उनके कर्तव्यों का ही बोध न कराकर उनके जो राइट्स हैं, उनके कौन कौन से अधिकार हैं और उनके कौन कौन से और ज़्यादा एम्पावरमेंट में कौन कौन से अवसर और कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वो भी अब इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें बात को कहूँगा कि पुरुष वर्ग में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है, और सभी पक्षों को आयाम को विकास के लिए और अवसर उनको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।